नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आरएसपी का रिजल्ट घोषित हो चुका है। मेंस की तैयारी जो है वो आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। उस तैयारी में हम किस प्रकार से आगे बढ़े उसको लेकर पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीन जो महत्वपूर्ण सेक्शन है थर्ड पेपर की यूनिट 1 और यूनिट 2, लगभग 150 मार्क्स का जो दारोमदार है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं डॉक्टर योगेश शर्मा पॉलिटी जोन के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी एप्लीकेशन और हमारी यूट्यूब चैनल, इन दोनों के माध्यम से हम इस तैयारी को स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंस को लेकर। और सबसे पहली जो कड़ी है, उस कड़ी में हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। और प्रीवियस ईयर्स में 2016, 2018, 2021 और 2023 में जो पेपर्स हुए हैं उन पर हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। बहुत तेजी के साथ डिस्कशन हम करेंगे। पेपर सॉल्यूशन करने से जो बेसिक फायदे होंगे फटाफट से बता देता हूं। एक तो हमें यह पता चल पाएगा कि पेपर्स जो है वो उसमें कौन कौन से सेक्शन को तवज्जो मिली है अब तक अतीत में, ताकि हम जब नया अपना भविष्य के लिए इस वाले पेपर की तैयारी करें तो उन वाले सेक्शन पर जरूर वरीयता दें। दूसरा, क्वेश्चन की प्रकृति किस प्रकार से आती है, करंट अफेयर्स का, करंट इवेंट का पॉलिटी आईआर में क्या वेटेज रहा है, ट्रेडिशनल जो मुद्दे हैं, स्टैटिक जिन मुद्दों बोलते हैं हम लोग, उन मुद्दों की क्या अहमियत रही है, क्या उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए थे। हालांकि एक दिन में ही ये कार्य संपन्न नहीं हो जाएगा, हम लगातार इस पर चर्चा करेंगे। पेपर सॉल्यूशन के बाद फिर हम अपने कोर्स पर यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत ईमानदारी से पूरी क्लास देखिएगा। यदि मेंस क्लियर करना है तो वास्तव में ये क्लासेस आपको देखनी चाहिए, देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो याद रखिए पॉलिटी एंड आईआर। फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। 2016 का ये पेपर है और ये सबसे पहला, भारत में संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति क्या है। देखिए एक दो चीजें बता देता हूं जल्दी से कि आरपीएससी 15, 50 और 100 शब्दों में हमसे आंसर की अपेक्षा करती है। निश्चित रूप से वो जो क्वेश्चन पूछती है उसमें बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ केवल नॉलेज नहीं बल्कि नॉलेज का जो प्रस्तुतिकरण है उसका भी ये टेस्ट है। हाउ टू डिलीवर योर नॉलेज, किस प्रकार से, जैसे खाना बन गया है, अब उस खाने का प्रस्तुतिकरण जो होता है वो किस प्रकार से हो रहा है ना। एक तो ऐसी टेबलों में सजा दिया और एक जो है बहुत अच्छे से उसको जो है बढ़िया करके जो है प्रेजेंट किया गया, तो उस दोनों के अलग अलग नंबर प्रस्तुत हो जाते हैं। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति क्वेश्चन पूछा गया, 15 वर्ड्स में देना था। तो संपत्ति के अधिकार को लेकर आपको लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है, वहां पर सीधा सीधा हमें आंसर देना है। वर्तमान में क्या संदर्भ है और ये संदर्भ कैसे प्रस्तुत हुआ। तो हम जानते हैं कि वर्तमान का, जैसे मैंने संदर्भ लिख दिया यहाँ पर, हमारा समय बचाने के लिए मैंने काम पहले कर दिया। अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत, 300 क के अंतर्गत प्रस्तुत है। क्या स्टेटस है संवैधानिक विधिक अधिकार के रूप में, पहले पूर्व में क्या स्थिति थी, मूल अधिकार था, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, 44वें संशोधन से मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर देगा। बस इतना सा लिख दीजिए। यही तो पूछा है कि संपत्ति के अधिकार के, राइट टू प्रॉपर्टी की संवैधानिक स्थिति क्या है, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी आज क्या है। तो हमारे संविधान के भीतर है, कहां पर है, आर्टिकल में लिख दिया। कैसे आया वो हमने प्रोसेस लिख दी, उससे पहले वो क्या स्थिति में था ये हमने वहां पर लिख देना है। ठीक है, एक चीज मैं और आपसे निवेदन करना चाहूंगा। पॉलिटी में अक्सर विद्यार्थियों के प्रश्न होता है कि मेंस में उन्हें आर्टिकल्स का प्रयोग करना चाहिए क्या। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में जो हम आंसर लिख रहे हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल का यदि हम सहारा लेते हैं तो हमारा आंसर वैलिडेट हो जाएगा, वैध हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा, उसकी पुष्टि हो जाएगी, बशर्ते आर्टिकल सही होना चाहिए। एक ही आंसर में बहुत सारे आर्टिकल्स का समावेशन ना करें। सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स उसमें लग रहे हो, हमें हम जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हमें पता चल जाएगा सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हमें वहां लग रहे हो उनको वहां पर हम चिन्हित कर दें। ठीक है, जैसे मैंने आर्टिकल 300 ए संदर्भ दे दिया यहाँ और यहाँ आर्टिकल 31 का संदर्भ दे दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था यक्तिनबर्ग शिखर सम्मेलन की प्रासंगिकता क्या है। कल हम ये करेंगे कि आज तो मैंने डायरेक्ट पेपर ही ले लिया, कल हमारी टेक्निकल टीम जो है वो क्या करेगी, इसको स्लाइड्स में बना देगी 2018 वाला जो पेपर है उसको। तो खैर हम चलते हैं। यक्तिनबर्ग शिखर सम्मेलन, ये जो क्वेश्चन है इस मायने में महत्वपूर्ण था कि 2009 में ये सम्मेलन हुआ था, पेपर 2016 में हुआ है। आईआर का क्वेश्चन है। कई बार विद्यार्थियों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आईआर का मतलब वो केवल करंट अफेयर से सोच लेते हैं। तो आईआर के दो पार्ट कर दीजिए, ट्रेडिशनल भी और करंट अफेयर्स भी। करंट अफेयर तो आपको तैयार करने पड़ेंगे, साल भर का पूरा करंट अफेयर, जैसे 2024 जनवरी से लेकर 2025 मई तक का करंट अफेयर आपको याद करना पड़ेगा। मैं उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से जितनी संभव सहायता होगी वो मैं जरूर करूंगा। आप अपने स्तरों पर भी जो है तैयारी कर रहे हैं, मैं जानता हूं। तो यक्तिनबर्ग शिखर सम्मेलन 2009 का, जो ब्रिक्स जिसे हम कहते हैं आज, और अभी तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उसका विस्तार हो गया, उसमें हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। क्वेश्चन उसमें से आ सकता है इस बार। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, 4 ही कंट्री जिस समय थी, तो पहला शिखर सम्मेलन था। एक ऐसे जो है आर्थिक मंच के रूप में ब्रिक की संकल्पना प्रस्तुत हुई थी, जब डॉलर के प्रभुत्व वाली, अमेरिकन प्रभुत्व वाली, अमेरिकी प्रधानता, अमेरिकन हेजेमनी, जो आपके आईआर के सिलेबस में टॉपिक भी है, उसको चुनौती देने की एक बात थी, या उसका एक विकल्प ढूंढने की बात थी। ये व्यवस्था उसमें प्रस्तुत हुई। और जिस प्रकार से आज ब्रिक का जो है विस्तार होते होते इतने सारी कंट्रीज उसमें शामिल हो गई हैं, तो हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक केवल एक आर्थिक उद्देश्यों के लिए स्थापित हुआ संगठन वर्तमान के भू राजनीतिक परिदृश्यों में किस प्रकार से उसने अपने आप को चेंज किया है, किस प्रकार से उसके घोषणा पत्रों में कई नवीन मुद्दे जो है शामिल हुए, और फिर अंततः भारत के लिए उसका क्या महत्व है, ये आने वाले दिनों में चर्चा होगी। ठीक है, तो यहां इस प्रकार से हमें डायरेक्ट लिखना था कि 2009 में जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना का एक संगठन और वैश्विक एक आर्थिक जो प्रभुत्ववादी व्यवस्था थी, अमेरिका नेतृत्व में डॉलर की जो व्यवस्था थी, उसके एक विकल्प के रूप में, ताकि तीसरी दुनिया की जो देश है, विकासशील जो देश है और जो विश्व के अन्य क्षेत्र अपना विकास करना चाहते हैं, वो अपना विकास संतुलित रूप से कर सके। ठीक है, फिर
उन 4 आधारों का उल्लेख कीजिए जिन पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को पदच्युत कर सकता है, पद से हटा सकता है। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं उनको पद से हटाने के संदर्भ में साबित कदाचार या असमर्थता शब्द दिया है, लेकिन यहाँ लोकसेवा आयोग के संदर्भ में ये शब्द नहीं दिया है, कदाचार शब्द जरूर मिलता है। आर्टिकल 317 में ये व्यवस्था की गई है, ये मैंने एक यहाँ लिखकर जो है पहले ही दे दिया है। ये 4 आधार उन्होंने पूछा, आपको 4 आधार लिख देने थे, जैसे दिवालिया घोषित हो गया हो मान लीजिए, एक प्रक्रिया जिसमें ऋण कोई नहीं चुका पाता है अपने, और एक पूरी औपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत उसे दिवालिया घोषित किया था, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या कार्यकाल के दौरान पद से बाहर किसी वैतनिक प्रकार के कार्य में दिए लगता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, या भारत सरकार राज्य सरकार की किसी कंपनी या किसी ठेके में उसकी हिस्सेदारी हो, किसी निविदा करार से वो बधा हुआ हो, तो उसे कदाचार का दोषी मान जाएगा, या फिर राष्ट्रपति की राय में शारीरिक या मानसिक दृष्टि से वो दुर्बल हो गया जो कार्य करने के लिए अयोग्य है। तो 4 आधार है, आर्टिकल का आपको संदर्भ लिख देना था। अब यहाँ ये लिखने कहीं जरूरत नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय की जांच प्रक्रिया के माध्यम से उसे हटाया जा सकेगा, केवल और केवल प्रश्न की प्रकृति समझनी है, जो प्रश्न पूछा गया उतना आंसर दीजिए। आपके पास नॉलेज है और आपके सूचना है, देखिए 2 चीजें हैं, नॉलेज और सूचना। तो सूचना उतनी दीजिए जितना उन्होंने मांगी है, और नॉलेज का प्रदर्शन उतना कीजिए जितना वहां अपेक्षित है, ठीक है। आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, आपको बधाई हो, लेकिन उतना ही प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि ओवरडोज जो होगा वो हर चीज का बहुत दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ओवरडोज ना हो, लैक भी ना हो, शॉर्टेज भी ना हो, ओवरडोज भी नहीं होना चाहिए। ये इस एग्जाम की एक बड़ी महत्वपूर्ण मांग है। 18-19 साल का एक जो एक्सपीरियंस है मेरा इन एग्जामिनेशन में पढ़ाने का, और बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी हुआ और बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं भी हो पाया, तो दोनों तरह के जो है अनुभव है अपने पास तो है ना, तो वही आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो ध्यान रख लेंगे तो सही रहेगा। पेपर सॉल्यूशन जब कराया था तब भी ये बात कही थी, उससे पहले पढ़ाया था तब भी ये बात कही थी, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं, तो अगले 3-3.5 महीने उनको दमदार तरीके से देख लीजिए। निश्चित रूप से पॉलिटी आईआर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है, ये मैं जरूर कहूंगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। राजस्थान में जातियों के राजनीतिकरण की परिघटना। जातियों का राजनीतिकरण की परिघटना, जातियों का राजनीतिकरण एक टर्म है, समाजशास्त्री रजनी कोठारी साहब के द्वारा ये कॉइन की गई टर्म, कॉइन यानी उसको आविष्कृत किया गया, और बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए, राजनीति शास्त्री हुए, हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको, और उन्होंने जातियों के राजनीतिकरण के रूप में कहा, पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट, की जातियां जब राजनीति से अंतः क्रिया करती हैं, जातियां जब राजनीतिक रूप से उन्मुख हो जाती हैं, पॉलिटिकली ओरिएंटेशन उनका हो जाता है, तो उनमें राजनीतिक जागृति, राजनीतिक चेतना आ जाती है, राजनीतिक उभार उनका मिलता है। जातियों के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, उसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन होता है, वोट की मांग की जाती है, फिर जब इलेक्शन हो जाते हैं, जो रिजल्ट आ जाते हैं, तो उसके आधार पर जो है मंत्री के पद उनको प्राप्त हो जाते हैं, उसके आधार पर जो है नीतियों का आवंटन होता है, योजनाएं कार्यक्रम बनते हैं। तो जातियों का इससे उभार हुआ, और भारत में जिस प्रकार से 80 के दशक से एक रीजनल पॉलिटिक्स का उदय हुआ, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आई, क्षेत्रीय राजनीतिक दल आए, वहां जातियों का राजनीतिकरण एक महत्वपूर्ण परिघटना के रूप में प्रस्तुत हुआ है। अब ये तो हो गया लंबा चौड़ा ज्ञान जो 50 वर्ड के हिसाब से हम बोल सकते हैं। उन्होंने पूछा राजस्थान में जातियों का राजनीतिकरण की परिघटना, तो आप जब मैं राजस्थान की राजनीति के बारे में विस्तार से बात करूंगा किस दिन 1-1.5 घंटे क्लास में, तो ये हम देखेंगे कि राजस्थान में राजनीति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐतिहासिक फैक्टर भी है, भौगोलिक फैक्टर भी है, आर्थिक फैक्टर भी है, यहाँ का एक सामाजिक फैक्टर भी है, सांस्कृतिक फैक्टर भी है। तो हम देखेंगे कि जातिगत व्यवस्था राजस्थान की सामाजिक जो परिदृश्य उसमें दिखाई दी है। अलग अलग एरियाज के हिसाब से जातियों का अलग अलग प्रकार का उभार देखा गया है। जातियों को सपोर्ट करते हुए पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो यहाँ क्रिएट हुई है लगातार। किसी भी स्टेट में जब जातियों की हम बात करते हैं तो दो कहीं ना कहीं ऐसी जातियां होती हैं जिनको उस स्टेट की राजनीतिक रूप से हम प्रमुख जातियां कहा करते हैं। राजस्थान में भी स्थिति है, हम आने वाले दिनों में बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी अन्य जो जातियां हैं उनका भी राजनीतिक रूप से प्रभाव देखा गया है। तो राजस्थान में जातियों के राजनीतिकरण की परिघटना में सीधे सीधे हमें बताना था कि राजस्थान में राजनीतिक दलों का निर्माण, राजनीतिक जो चेतना, राजनीतिक जो अभिमुखीकरण हुआ है, राजनीतिक जो नीतियों का निर्धारण है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक सहभागिता में जातियों की प्रभावी भूमिका हुई है। जातियों के आधार पर जो है उम्मीदवारी का चयन, मतदाताओं का जो ध्रुवीकरण है, ठीक है, नीतियों योजनाओं का जो आवंटन है, वो सारा देखा जाता रहा है। बस इतना सा लिख देना था, 15 वर्ड्स में और कितना लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं G20 की प्रासंगिकता। G20 एक महत्वपूर्ण संगठन है, आईआर का क्वेश्चन था, 99 में स्टैब्लिश हुआ, और जिस समय स्टैब्लिश हुआ दुनिया का माहौल कुछ अलग था, G20 का उद्देश्य कुछ अलग था। आज जब 2025 में हम रह रहे हैं, विश्व का परिदृश्य कुछ बदल चुका है, राष्ट्रों की स्थितियां बदल चुकी हैं, भू राजनीतिक, भू सामरिक प्रकार के परिदृश्य आ चुके हैं। इन पर भी मैं एक क्लास लूंगा जिसमें इन टर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि वो पेपर में काम आ जाएंगे, ठीक है। बहुत हमें सॉलिड तरीके से तैयारी करनी होगी यदि पेपर क्लियर करना है वास्तव में। तो G20 के ये बेसिक जो है प्रासंगिकता के रूल है। एक आर्थिक उद्देश्यों पर आधारित संगठन रहा है, मुख्य रूप से आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। आर्थिक अभिशासन कैसे हो, वैश्विक आर्थिक स्थिरता किस प्रकार से रहे, आर्थिक प्रकार का असंतुलन तो कहीं नहीं है, अगर वो असंतुलन तो उसको ठीक करने के क्या उपाय हो, विश्व में टिकाऊ और समावेशी प्रकार का विकास कैसे हो, मतलब जो राष्ट्र अविकसित है, विकासशील है, अल्प विकसित है, ठीक है, उनको भी साथ लिया जा सके विकास की प्रक्रिया में, जिसे आजकल हम ग्लोबल साउथ के रूप में कहते हैं। और भारत में G20 का जब सम्मेलन हुआ 2023 में, तो इसने ग्लोबल साउथ के प्रभाव को महत्वपूर्ण रूप से स्थापित किया। दक्षिण अफ्रीका जो है G20 का मेंबर बना, भारत के प्रयास उसमें सघन रहे, तो ग्लोबल साउथ का तो प्रभाव लगातार
बड़ा है। आने वाले दिनों में G20 पर अलग से हम चर्चा कर लेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। फिर बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन सुधार। बहुपक्षवाद आज का विश्व और भविष्य के विश्व की बात हो रही है। बहुपक्षीयता जिसको हम बोलते हैं कि आज जो है किसी देश का दूसरे देश के साथ एकमात्र किसी एक देश के साथ ही संबंध स्थापित होना पर्याप्त नहीं है। जैसा शीत युद्ध के दिनों में होता था कि राष्ट्र किसी एक राष्ट्र या उसके गुट के साथ है तो उसका काम चल जाता था। आज बहुपक्षीयता है, आज आपको अफ्रीका के साथ भी अच्छे संबंध कायम करने हैं, आज लैटिन अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध, पूर्वी यूरोप के साथ भी, पश्चिमी यूरोप के साथ भी, रशिया के साथ भी अच्छे संबंध रखने हैं तो अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रखने हैं। आपको चाइना के साथ भी अपने जो है संवादों को प्रस्तुत करना है, जापान के साथ भी संवादों को प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन सुधार और भू राजनीतिक तनाव पर चर्चा, ये अभी एक मैं समझता हूं कि 2010 के बाद ये मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उस पर भी चर्चा होने लगी है G20 के मंच से। ये क्या होता है भू राजनीतिक तनाव, इस पर आने वाले दिनों में हम चर्चा करें। तो इस प्रकार से आप लिख देना था, पॉइंट्स बनाकर लिख दे, इसको बढ़िया से नंबर मिलेंगे। 15 वर्ड का था क्वेश्चन, तो बढ़िया से इसमें मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से तेजी से चलते हैं क्योंकि टाइम बड़ा कीमती है। देखिए, नीति आयोग के प्रमुख कार्यों की विवेचना करनी है। अब नीति आयोग जो है 2015 में स्टैब्लिश हुआ था। आप चाहे तो लिख दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं भी लिखते हैं चलेगा, क्योंकि प्रमुख कार्य पूछे गए तो इसके जो कार्य है नीति आयोग के, अगर मैं यहां बात करूं नीति आयोग के कार्यों की, उसने कार्य पूछे थे तो आपको लिख देना था प्रतिस्पर्धामूलक सहकारी संघवाद। देखिए, कीवर्ड्स जो है उनका महत्व है। बहुत सारी कॉपीज चेक होंगी, आपकी कॉपी चेक होगी जब उसमें लिखा ऐसा होगा जो चेक करने लायक होगा। ये कीवर्ड है इसका, प्रतिस्पर्धामूलक सहकारी संघवाद को बढ़ाना। और इसके अलावा जो सतत विकास लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्यों पर रणनीतियां बनाना। ठीक है, स्टेट की रणनीतियां होती है। मानव संसाधन विकास, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानव संसाधन विकास के जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना। जैसे शिक्षा को लेकर रैंकिंग आती है, स्वास्थ्य को लेकर आती है, आजकल जानते हैं ना हम, ईज डूइंग बिजनेस को लेकर आती है, स्वच्छता को लेकर आती है। अभी देखते हैं हम कि एमपी में जो इंदौर है वो लगातार कई वर्षों से जो है वहां स्वच्छता में रैंकिंग 1 पर वो चल रहा है। ठीक है, तो स्टेट्स को जो है प्रोत्साहन मिलता है। प्रतिस्पर्धामूलक सहकारी संघवाद का मतलब ये है कि केंद्र और राज्य, राज्यों आपसी समन्वय तो है लेकिन गुणवत्ता के लिए कुछ बेहतरी वहां पर जो है प्रस्तुत की गई है। तो मानव संसाधन विकास के मुद्दों पर चर्चा। ठीक है, इसके अलावा जो फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, बॉटम टू टॉप अप्रोच जो है, ठीक है, बॉटम टू टॉप योजनाएं। ठीक है, पहले ये होता था कि केंद्र से योजनाएं बनती थी, राज्यों तक लागू होती थी। अब ये हो रहा है कि ग्राम पंचायतों के स्तर से भी योजनाओं का जो है निर्माण, उनकी मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है वो यहाँ से प्रस्तुत हो। तो नीति आयोग का जो कार्य है वो इस प्रकार से लिखना था। अच्छा, भविष्य में आने वाले दिनों में क्वेश्चन ये आ सकता है नीति आयोग और योजना आयोग का भेद, तो आप लिख लीजिए, इसमें मैं चर्चा कर लूंगा, लेकिन आप लिख लीजिए इसलिए कि मान लीजिए किसी कारणवश हम इतनी सारी बातें करें और कोई चीज रह जाए तो आप अपने लेवल पे तो उसको चर्चा कर सकें। पेपर सॉल्यूशन का एक बड़ा मकसद ये है कि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको बताऊं इन क्वेश्चन से मिलते जुलते, जिन पर हो सकता है भविष्य में हमारे इस पेपर में क्वेश्चन आ जाए। तो एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि नीति आयोग और योजना आयोग के मध्य का डिफरेंस 50 वर्ड्स में हो सकता है आ जाए। ठीक है, मैं उस पर चर्चा कर लूंगा। फिर क्वेश्चन था, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए क्या मापदंड है? रटना पड़ेगा, रटने वाला क्वेश्चन है। 3 मापदंड है, मैंने लिखे हैं यहाँ। ये चुनाव आयोग की वेबसाइट में दिए गए हैं, विभिन्न न्यूज़पेपर्स में दिए गए हैं, मैगजीन्स में दिए गए। ये ऐसी चीज है नहीं कि केवल मेरे पास हो, मैंने केवल ये बताना है आपको कि यहाँ हमें सिंपल सा लिख देना था। आप चाहे तो 1-2 उदाहरण लिख दीजिएगा, भाजपा, कांग्रेस, ये जो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम, यदि चाहे तो लास्ट में लिख दीजिए उदाहरण के लिए। ठीक है, उदाहरण करके लिख दीजिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वर्तमान में इतने दल जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वगैरह, आवश्यकता नहीं है उसकी। ठीक है, अच्छा, लिखते भी हैं तो सबसे लास्ट में लिखिएगा ताकि जो चेक होते समय सबसे पहले जो 50 वर्ड में मूल बात आपने लिखी हो, पेपर चेक करने वाले देखें, क्योंकि वहां ये लिखा मिलेगा कि जो है यदि शब्द सीमा का उल्लंघन करते हैं तो अंकों में कटौती की जा सकेगी। आरपीएससी का प्राधिकार है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो लोकसभा चुनाव या कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त किया हो, और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटें प्राप्त हुई हो, या तो ये शर्त पूरी कर ली है उस पॉलिटिकल पार्टी ने, अथवा या है ना किसी पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिली। जैसे आम आदमी पार्टी को 2023 में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जब दर्जा मिला तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो उसने प्राप्त किया था। ठीक है, सेकंड वाली जो योग्यता है वो उसने प्राप्त की थी। या वह पार्टी लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीत ले। ठीक है, लोकसभा की जो कुल सीटें हैं जैसे 543 सीटें, तो उसकी कम से कम 2% जो सीटें हैं वो जीत ले। तो 2% को आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से 10-11 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, 2% सीटें जीतें, लेकिन शर्त यह है कि वो जो चुने हुए उम्मीदवार हैं, जो 10-11 उम्मीदवार हैं, कम से कम 3 राज्यों से होने चाहिए। भाई, राष्ट्रीय दल कहा जा रहा है ना, उसका मतलब ये है कि 1 से अधिक राज्यों में उसका प्रभाव हो, तो 3 या 4 राज्यों में ये प्रभाव होना चाहिए। यहाँ 3 स्टेट्स की बात की गई है और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कम से कम 4 सीटें, यहाँ जो है 4 राज्यों का संदर्भ दिया गया है और यहाँ पर राज्य स्तरीय दल का।
अब इस बार क्वेश्चन आ सकता है राज्य स्तरीय दल की मान्यता, क्वेश्चन आ सकता है कि किसी दल को राष्ट्रीय स्तरीय दल घोषित करने पर उससे उसको लाभ क्या क्या होते हैं, या क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वो कौन कौन से उनके नाम बता दीजिए। 3 क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फिर से बोल रहा हूं, राज्य स्तरीय दल की मान्यता पूछी जा सकती है, उसके मापदंड क्या है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी दल को राष्ट्रीय स्तरीय दल घोषित करने से उसके क्या क्या फायदे या क्या क्या उसकी जो है भूमिका में वृद्धि आती है, जैसे कितने स्टार प्रचारक रख सकता है वो, उसको आकाशवाणी दूरदर्शन पे विज्ञापन के स्लॉट कितने मिल जाते हैं, ठीक है, क्या उसकी जो है चुनाव प्रचार के लिए और उसको क्या सहूलियतें मिलती हैं, उसका जो चुनाव चिन्ह होता है पूरे देश भर के लिए उसका चुनाव चिन्ह हो सकता है। ये मैंने 3-4 बिंदु बोल दिए यहाँ पर, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि वर्तमान में कितने जो है दल हैं, कौन कौन से दल जो है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वो रट लीजिएगा, है ना। तो 3 क्वेश्चन ही मैं इसके साथ आपको एडिशनल बता रहा हूं, यहाँ उनको लिख लीजिए। फिर चलते हैं साहब आगे। वर्तमान में सार्क के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। 50 वर्ड में आईआर का क्वेश्चन आया था। सार्क जो है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ, ठीक है, दक्षेश बोलते हैं इसको हम लोग। तो दक्षेश के मध्य क्या क्या चुनौतियां रही हैं। अब आईआर यदि आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं या आगामी दिनों में पढ़ेंगे, तब पहले आप ये जान पाएंगे कि दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र हैं, जिसमें भारत और भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं, ठीक है, क्योंकि दक्षिण एशिया भारत तो अपनी विशाल काय भौगोलिक जो स्थिति है, सांस्कृतिक विविधता है और जो स्थायी प्रकार की राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रणाली है, शासन प्रणाली, उसकी वजह से उपमहाद्वीप की कंडीशन में है, ठीक है। तो भारत के पड़ोस में या सीमाएं जो लगती है, तो पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, श्रीलंका से समुद्री सीमा हो गया, नेपाल भी हो गया, भूटान भी हो गया, ठीक है, मालदीव हो गया, और जो है अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया। तो 8 सदस्य राष्ट्र हैं। यद्यपि दक्षेश जो है आज लगभग जो है कार्यशील अवस्था में उतना नहीं रहा, ठीक है, 2016 के घटनाक्रमों के बाद उतना कार्यशील अवस्था में नहीं रहा। आज बिम्स्टेक का महत्व ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन जो क्वेश्चन है, सार्क अभी तक संगठन तो है, और सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि इस भारत के लिए तो इसलिए भी बड़ा महत्व हो जाता है कि हमारी जो विदेश नीति है और हमारी पड़ोस प्रथम की जो रणनीति है उसके संदर्भ में इसका महत्व। लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ दक्षेश को लेकर भारत का पर्सपेक्टिव नहीं पूछा। तो एक तो अब क्वेश्चन अगर बने तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षेश के संदर्भ में भारत की जो पड़ोस नीति है उसका परीक्षण कर लीजिए। तो ये ध्यान रखिए कि दक्षेश के सदस्य राष्ट्र कह लीजिए या भारत का पड़ोस कह लीजिए, दोनों एक ही बात हो गई, ठीक है ना, मैंने भी कहा। अब दक्षेश के सामने क्या क्या चुनौतियां रही, तो इन राष्ट्रों के मध्य के जो द्विपक्षीय विवाद है, ये आपको बता देना था। राष्ट्रों के द्विपक्षीय विवाद, जिसके कारण इसकी बैठकें नियमित नहीं हो पाती, नियमित बैठकें ना हो पाना। फिर इस क्षेत्र में आतंकवादी घटनाक्रम, ठीक है, और इस क्षेत्र में महाशक्ति हस्तक्षेप शीत युद्ध के दिनों से देखा गया। जैसे चाइना का बड़ा हस्तक्षेप है यहाँ पर, अभी हमने हाल फिलहाल के वर्षों में देखा, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो घटनाक्रम हुए। राजनीतिक अस्थिरता के आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे आईआर पर हम लोग। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान के घटनाक्रम पर विशेष रूप से नजर रखिए, क्योंकि हाल फिलहाल में वहां बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम हुए। तो उसमें जो है किन्हीं ना किन्हीं महाशक्ति, खासकर चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी, मोतियों की माला रणनीति, जो उसका वहां विशेष रूप से संदर्भ लिया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीजें। फिर एक जो है यहाँ आर्थिक जो है विकास का अभाव देखा गया। आर्थिक विकास में कठिनाइयां, हम देखिए भारत की बात नहीं कर रहे, भारत ने तो जबरदस्त प्रगति की है, अपना तेजी से विकास हमने किया है, ठीक है। आज हम उभरती महाशक्ति के रूप में, ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन अन्य राष्ट्रों का भी संदर्भ हम देख रहे हैं। तो सार्क के सामने चुनौतियां वो हैं जो राष्ट्रों के आपसी विवादों से प्रस्तुत हुई, महाशक्तियों के आमंत्रण से प्रस्तुत हुई, क्षेत्र में जो है परमाणु प्रतिस्पर्धा का खतरा देखा गया। जैसे भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए, तो एक परमाणु प्रकार की प्रतिस्पर्धा का संदर्भ देखा गया। तो ये इस प्रकार के यहाँ पर, या खुली सीमाओं के कारण अवैध जो प्रवासन है, शरणार्थी जो समस्या है, वो यहाँ पर देखी गई, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि ये 5-6 बिंदु हम लिख दें, पॉइंट्स बना के लिख दें, तो हमारी जो मार्किंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया की विवेचना कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़े ही ये एनालिटिकल क्वेश्चन था। आईआर के 2016 में जो क्वेश्चन आए हैं ये एनालिटिकल क्वेश्चन, कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी एनालिटिकल आते हैं, या विश्लेषणात्मक क्वेश्चन थे। और विश्लेषणात्मक क्वेश्चन में तय मानिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपके बेहतरीन नंबर आएंगे वहां। मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि यदि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकेंगे। यदि तथ्यात्मक आते हैं तो फिर थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि तथ्य याद रखना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है मसलन अवधारणा को समझने की तुलना में। अवधारणा समझने पहली बार जोड़ लग सकता है, लेकिन एक बार अगर हमने समझ ली तो बहुत आसानी से हमारा आंसर वहां सॉल्व हो सकेगा। तो दक्षिण चीन सागर जो है हम जानते हैं, जब अच्छा ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा दक्षिण चीन सागर का, इसमें मैपिंग ले सकते हैं ना, यहाँ पर एक मैप आप बना सकते हैं दक्षिण चीन सागर का। एक एटलस जरूर रखिए, ठीक है। अभी आप लोग शुरू कर रहे हैं तो एक, वैसे तो मैं थोड़ा सा विश्व का विभाजन आपको बता दूंगा, जैसे एशिया में पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ये विभाजन। यूरोप में पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अफ्रीका का कोई सीधे सीधे संदर्भ है नहीं सिलेबस, ठीक है। नाम जरूर आएगा उसका, ठीक है, ग्लोबल साउथ की जब भी हम बात करेंगे। लैटिन अमेरिका का कोई विशेष संदर्भ नहीं है।
अमेरिका का हेजेमनी जरूर है, अमेरिकी प्राधान्य, तो वो हम ध्यान रखें। यूरोप को और एशिया को ये हम थोड़ा सा मानचित्र में देख लें एक बार। तो दक्षिण चीन सागर का हम जब संदर्भ देखें तो आपको थोड़ा सा डायग्राम वहां बना दें। अब दक्षिण चीन सागर, चीन के विस्तारवाद जो है वो समुद्र में चीन बड़ा अपना विस्तार चलाता है, और दक्षिण चीन सागर जो है वो पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया जब मैं बोलता हूं तो जापान से मेरा तात्पर्य होता है, हांगकांग से मेरा तात्पर्य होता है, ताइवान से मेरा तात्पर्य होता है, कोरिया से मेरा तात्पर्य हो जाता है। और जब मैं दक्षिण पूर्वी एशिया बोलता हूं, मेरा तात्पर्य आसियान कंट्रीज से होता है, यानी इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है, इन कंट्रीज से मेरा तात्पर्य जो आसियान की कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में चीन अपने विस्तारवाद को फैलाता है। इस क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर में अपने प्रभाव प्रभुत्व का विस्तार करके समुद्री मार्गों को अपने कब्जे में लेना चाहता है। वहां से होने वाला ताकि जो व्यापार है उस पर चीन की निगरानी रहे। ठीक है, वहां किसी प्रकार के वो शुल्क वगैरह, जो ड्यूटीज वगैरह, स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह जो होती है, शुल्क वगैरह, वो वहां अधिरोपित कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा वहां अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा सकता है। फिर यदि उस क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ता है तो निश्चित रूप से पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया तक वो अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। तो अब सीधी सीधी बात है कि चूंकि भारत इस क्षेत्र में एक बड़ा राष्ट्र है, और मैंने जैसा भी कहा कि हमारा निकटतम पड़ोस जो है वो दक्षिण एशिया है, और चीन की गतिविधियों का प्रभाव दक्षिण एशिया तक आता है निश्चित रूप से। फिर दक्षिण पूर्वी एशिया जो है हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी जो 90 के दशक में आई थी, 2014 से एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके भी केंद्र में हमारे है। ठीक है, पूर्वी एशिया के साथ आसियान के जो साथ हमारे शिखर सम्मेलन होते हैं, उसके साथ ही पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के साथ हमारे सम्मेलन होते हैं, उनके साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध भी है। तो ऐसी स्थिति में दक्षिण चीन सागर में यदि चीन कोई गतिविधि चलता है तो भारत की प्रतिक्रिया उत्पन्न होना स्वाभाविक है। भारत ने क्या क्या प्रतिक्रिया, मैं पहले बताया, तो मैंने यहाँ स्लाइड ले रखी है। प्रतिक्रिया में हमने क्या किया कि हमने इस पूरे क्षेत्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र को महत्व दिया। ठीक है, और इस महत्व में हमने महाशक्तियों का साथ पकड़ा, तो अमेरिका का साथ पकड़ा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड में हमारी भागीदारी आई। हम मलाबार सैन्य अभ्यास जो अलग अलग जगह, कभी बंगाली खाड़ी, कभी अरब सागर, कभी जो है पूर्वी चीन सागर, वहां वो सैन्य अभ्यास होने लगे। ठीक है, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया के जो राष्ट्र हैं, खासकर वियतनाम है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, इन कंट्रीज के साथ हमने रक्षा जो साझेदारी है वो की है। फिलीपींस को तो जो ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि रशिया के साथ हमारा जॉइंट वेंचर है, वो फिलीपींस को हम जो है उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पर जो समुद्री जो लॉ है, जिसको अंक्लॉज बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, यानी समुद्र पर जो संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय है 1982 का, वो दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तारवाद को रोकने की बात करता है। वहां जो है फिलीपींस ने याचिका प्रस्तुत की थी, और वो जो डिसीजन आया वो चाइना के अगेंस्ट था, तो भारत भी उसका समर्थन करता है यूएन के डिसीजन का, और भारत कहता है कि ये क्षेत्र शांत होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, एक खुला समावेशी प्रकार का होना चाहिए, नौवहन की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, नियम आधारित व्यवस्था यहाँ रहनी चाहिए। अब आंसर देख लेते हैं, यहाँ जो हमने आंसर लिखे, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण आंसर आया। भारत की सटीक रक्षा कूटनीति, हिंद प्रशांत रणनीति, ये भारत की प्रतिक्रिया है जो भारत ने की। आपको पॉइंट्स बना के लिखना था। मलाबार नौसेना अभ्यास, क्वाड में हमारी भागीदारी, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे सिंगापुर है, वियतनाम, फिलीपींस के साथ, या मैं कह सकता हूं आसियान के साथ हमारी भागीदारी जैसे। ठीक है, फिर रणनीतिक साझेदारी, लॉजिस्टिक सहयोग हो रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति, आप लुक ईस्ट का नाम भी लिख सकते हैं और एक्ट ईस्ट, दोनों का नाम लिख सकते हैं। आसियान तथा ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन, साउथ चाइना सी में चीन के 9 डैश लाइन। अब ये एक अलग क्वेश्चन आ सकता है 9 डैश लाइन का। ठीक है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जिन राष्ट्रों को मैं नाम बोले, चीन का जो विस्तारवाद है 9 डैश लाइन के माध्यम से जो है ऐसा वहां ये बनेगा, मैपिंग बनेगी। ठीक है, ये ऐसे मैपिंग बनेगी, 9 डैश लाइन है ना, 9 राष्ट्रों पर उसके बिंदु वहां दिखाई देंगे, आपको मैप में देखकर वहां बनाने होंगे। ठीक है, आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चीन जो है वहां उन क्षेत्रों तक अपने विस्तारवाद को इस 9 डैश लाइन के माध्यम से प्रस्तुत करता है। के खिलाफ सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र को समर्थन, नियम आधारित व्यवस्था पर खुले और स्वतंत्र महासागर। ठीक है, ये ध्यान रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं साहब। क्वेश्चन था पुंछी आयोग की प्रमुख सिफारिशें, तो केंद्र राज्य संबंधों पर है। पहले सरकारी आयोग था 83 में, 2007 में पुंछी आयोग आया, और पुंछी आयोग ने बहुत सारी सिफारिशें। अब सिफारिशें कितनी बड़ी है कि 7 तो वॉल्यूम्स है बड़े बड़े, और 4 सप्लीमेंट्री वॉल्यूम्स है, 11 वॉल्यूम्स आते हैं टोटल, वैसे मूल 7 वॉल्यूम्स है। तो इसमें सिफारिशें केंद्र राज्य संबंधों, केंद्र राज्य संबंधों क्या क्या प्रभावित करते हैं देख लीजिए जरा। तो केंद्र राज्य संबंधों को कुछ संस्थान परिभाषित करते हैं, कुछ पद परिभाषित करते हैं, कुछ कानून परिभाषित करते हैं। तो इसमें वैसे तो बहुत सारी सिफारिशें थी, 8-9 सिफारिशें मैंने आपके लिए ली। मान लीजिए फिर से रिपीट हो जाए क्वेश्चन, उनको याद कर लीजिएगा। जैसे राज्यपाल के पद को लेकर सिफारिश दी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर, 355 और 356 को लेकर, अंतर्राज्य परिषद को लेकर, राष्ट्रीय एकता परिषद को लेकर, संवर्ती सूची के विषयों को लेकर। ठीक है, ये कुछ इनके द्वारा सिफारिशें, सहकारी संघवाद को लेकर सिफारिशें इन्होंने प्रस्तुत की है। जैसे 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। इसमें सहकारी संघवाद पर इन्होंने सिफारिश करी। वित्त आयोग के संदर्भ में इन्होंने कहा कि एक निष्पक्ष संतुलन होना चाहिए केंद्र राज्य के मध्य। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राज्य से बाहर का निवासी हो, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, राजनीति से हाल के समय में उसका कोई बहुत जुड़ाव ना रहा हो, ऐसा व्यक्ति हो, और 5 वर्ष का उसका कार्यकाल हो, उसे राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति देने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा। और 300 या उसमें सीमाएं लगाई जाए, 355 356 में संशोधन की सिफारिश की गई। ठीक है, ये 2018 वाला जो पेपर देखेंगे उस समय ये क्वेश्चन आया था 355 वाला। ठीक है, 352 356 के मध्य 355 सेतु की भूमिका किस प्रकार निभाता है, कल बात करूंगा उसकी। केंद्र की शक्ति को सीमित करके उसके दुरुपयोग को रोककर राज्यों के अधिकारों की रक्षा करना,
समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर विधेयक पेश करने से पहले अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए। एक आग्रह है कि जो भी अब मैं लेकर आ रहा हूं आपके आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए और स्कूल लेक्चर एग्जाम के लिए, कृपा करके पूरे पूरे वीडियोस देखिए और पूरे वीडियो देखने के बाद फिर कमेंट करके बताया कीजिए कि वीडियो कैसे लगे, प्लस कुछ चीज पूछनी है, कुछ एडिशनल उसमें जानकारी लेनी है, वो आप पूछ लीजिए। कोर्स पॉलिटी का आईआर का जो मेंस के हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए टाइम लगता है कोर्स तैयार करने में, तैयार कर रहा हूं मैं और संभवतः 5-7 दिन के अंदर वो कोर्स हम लॉन्च करेंगे। आप अभी जो भी पढ़ रहे हैं, सेल्फ पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग के साथ पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो कोर्स होगा वो बहुत 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 बिल्कुल देखिए सामान्य कीमत का होगा, मतलब मुझे लगता है इतनी सी कीमत हम उसकी रखवाएंगे उस कोर्स की। मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूं कितनी सी कीमत रखवाएंगे, क्योंकि कंपटीशन का युग है और फिर टेक्निकल टीम के भी निर्देश मानने पड़ते हैं कभी कभी। बहुत सामान्य कीमत रखी जाएगी, लेकिन उसमें चीजें बहुत शानदार दी जाएंगी। तो अब अभी कहीं का भी कोर्स आप ले रहे हैं, आप लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। पॉलिटी आईआर पर जो है वो हम पूरी तरह से यहाँ पर साथ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मैं आपको साथ में कराऊंगा, तो कुछ चीजें एप्लीकेशन पर कोर्स के रूप में आएंगे और कुछ चीजें यूट्यूब पर आएंगी, ठीक है, लगातार। वैसे स्कूल लेक्चर के जो विद्यार्थी हैं जिनके साथ पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे ई नोट्स, टेस्ट पेपर्स आ चुके हैं और यूट्यूब पे मैं बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा हूँ। तो कृपा है कि अगले 4 महीने, 3.5-4 महीने तक जो भी चीजें मेरे माध्यम से पॉलिटी जोन पर लाई जा रही हैं उनको पूरा देखिए, नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का पेरिस समझौता जो 2015 का हुआ था, कोप 21, अभी तो कोप 29 तक की बात होने लग गई, तो इसमें से क्वेश्चन आता है जलवायु परिवर्तन में से, तो वो अलग से हम तैयार करेंगे। जलवायु परिवर्तन आपके आईआर में मुद्दा दिया हुआ है, उसको अलग से तैयार कर लेंगे। और इसकी प्रमुख विशेषता, अब तो चूंकि पुराना हो गया लेकिन अभी भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो 5-6 विशेषताएं मैंने यहाँ लिख रखी है, आप उसको देख सकते हैं। मतलब मैं ये आंसर केवल इसलिए आपको दिखा दे रहा हूँ 2 उद्देश्यों से, कि पहली चीज कि क्वेश्चन किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जलवायु परिवर्तन याद करना ही करना है, साथ ही इसकी शब्दावलियां जो लेटेस्ट क्योंकि हर साल एंड में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है। इस साल का जो सम्मेलन है उससे पहले आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो जो पिछला वाला सम्मेलन है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई थी और कौन सी उसमें महत्वपूर्ण टर्म्स थी, वो हमें उसके नोट्स बना लेने होंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरा, जलवायु परिवर्तन ऐसा मुद्दा है जिसपे आपको ज्योग्राफी के जो टीचर्स हैं उनसे भी अच्छे से आप सुन लीजिए उन चीजों को। एनवायरमेंट जो पढ़ाते हैं टीचर्स उनको भी सुन लीजिए, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हम पॉलिटिकल साइंस वाले जो समझाएंगे उससे भी ज्यादा अच्छा ज्योग्राफी वाले टीचर्स या एनवायरमेंट के जो टीचर्स हैं वो उसको अच्छे समझा पाएंगे। हम केवल उसको रटा सकते हैं ना, क्योंकि लेकिन इसका जो पॉलिटिकल इफेक्ट होता है वो हम ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, उसके जो ज्योग्राफिकल टर्म्स है वो ज्योग्राफी वाले टीचर ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, है ना। तो उनको थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा। इस प्रकार से ये आंसर था, वो हमको लिखना था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये आया था, लैंगिक न्याय के संदर्भ में 1997 में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये विशाखा जजमेंट की बात की जा रही थी, विशाखा बनाम राजस्थान। और मेरा आग्रह है कि लगभग 2 माह पहले यूट्यूब पे मैंने 5 या 6 केसेस कराए थे, अलग अलग दिन 10-15 मिनट के। राजनारायण वाला केस भी कराया था, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, पेपर में जरा ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा गया था। तो देख लीजिए विशाखा बनाम राजस्थान में क्या केस था और उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुख्य बिंदु है वो करा रखे। पीपीटी स्लाइड जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल करा रखिए, उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन विशाखा बनाम राजस्थान वाद जो है 1997, आर्य स्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण देना एक महत्वपूर्ण संदर्भ, उसमें नियोक्ताओं के जो दायित्व हैं, उसमें शिकायतों की जो व्यवस्था, जांच की जो व्यवस्था, वो प्रस्तुत किया गया था। और लैंगिक न्याय महत्वपूर्ण रूप से हमारे संविधान जो जीवन का अधिकार है आर्टिकल 21 में, साथ ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में जो काम की बात की जाती है आर्टिकल 39 के खंडों के अंतर्गत, उसका संदर्भ, आर्टिकल 23 में जो मनुष्य को शोषण से बचाने का जो एक अधिकार दिया गया है, उन सभी का यहाँ पर विवेचन प्रस्तुत हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स, की पॉइंट्स आप लिख दीजिए। देखिए मैं मानता हूं कि मेरे लिए जितना शायद ये सरल और सहज है पॉलिटी आईआर में बोलना, आज के डेट में हो सकता है आप में से अधिकांश विद्यार्थियों के लिए इतना सरल नहीं, लेकिन ये सरल हम बनाएंगे ना। आप पढ़ते रहिए, अपना सेल्फ पढ़िए, जो कोचिंग्स, जो एप्लीकेशन, जो ई नोट्स वगैरह जो भी आपके पास है, ठीक है, और मैं तो साथ जुड़ा हुआ ही हूं ना आपके, तो बिल्कुल सहजता हो जाएगी। तो 150 नंबर बिल्कुल शानदार है हमारे, 800 में से 150 नंबर। तो 150 नंबर, क्योंकि 4 पेपर में 800 नंबर है, हिंदी इंग्लिश तो आप बिल्कुल अलग से कीजिए, उसको तो सॉलिड करते रहिए, क्योंकि पूरा पेपर लैंग्वेज का है, तो हिंदी और इंग्लिश जो है ग्रामर का पेपर, उसको तो अलग से कर लीजिए। 600 पेपर, उसमें 1/4 150 मार्क्स की तैयारी मैं करवा रहा हूँ, है ना। तो आप अपने लेवल पे करते रहिए, लेकिन मेरे साथ भी आप जुड़े रहिए, बहुत सहज उसमें हो जाएंगे, ये मैं बिल्कुल जो है प्रॉमिस करता हूं इसमें। फिर क्वेश्चन था 1998 से राजस्थान की राजनीति में स्थिर हो रही द्विदलीय प्रणाली की परिघटना की विवेचना कीजिए। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। राजस्थान की राजनीति तो अलग से हमको समझनी पड़ेगी, एक क्लास राजस्थान की राजनीति पे अलग से दूंगा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और घुमा फिरा के उनमें से चीजें आंसर में आपको मिल जाएंगी।
जब देश में बहुदलीय प्रकार की राजनीति, गठबंधन की राजनीति दिखाई दी, ये एक आश्चर्यजनक बात है कि राजस्थान की राजनीति द्विदलीय व्यवस्था के इर्द-गिर्द घूमती है, दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है? इस बार भी जब चुनाव थे, आपने देखा होगा अखबारों में आ रहा था, राज बदलेगा कि रिवाज बदलेगा, है ना? तो रिवाज बदलने का मतलब था कि वापस कांग्रेस की पुनरावृत्ति होती, लेकिन राज बदला यानी कांग्रेस गई, भाजपा आई, भाजपा जाती है, कांग्रेस आती है। तो ऐसा क्यों हुआ? इस परिघटना की हमें विवेचना करनी थी। तो राजस्थान का राजनीतिक परिदृश्य यदि आप समझ पाएंगे, तो ये चीज हम जान पाएंगे। एक साल 18 में भी इससे मिलता-जुलता क्वेश्चन आया है 10 नंबर का, कल हम देखेंगे उसको, ठीक है? कि द्विदलीय जो परिघटना जो है इस प्रकार की, या यहाँ किसी तीसरे दल का जो मजबूत जो विकल्प के रूप में कोई तीसरा दल यहाँ प्रस्तुत क्यों नहीं हो पाता? जैसे आम आदमी पार्टी एक महत्वपूर्ण दल के रूप में उभरा 10 वर्षों में, लेकिन राजस्थान में उसका प्रभाव नहीं दिखाई दिया। अन्य भी जो दल है उनकी सीटें जरूर आती हैं यहाँ, 2 सीट, 5 सीट, 6 सीट, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकल्प नहीं बन पाया। ऐसा क्या हुआ राजस्थान की राजनीति में? ठीक है, तो इसमें हमें राजस्थान की राजनीति के जो घटक तत्व है, राजस्थान की राजनीति के जो निर्धारक तत्व है, और राजस्थान की राजनीति का जो विकास क्रम है 1949 से लेकर के, जब राजस्थान का वृहद राजस्थान का उद्घाटन हुआ, वहां से लेकर 2025 तक का जो घटनाक्रम है, महत्वपूर्ण नेतृत्व, महत्वपूर्ण दलीय प्रकार की स्थिति, और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, और यहाँ का जो यहाँ जो भी कार्यक्रम लॉन्च हुए, जैसे पंचायती राज, इसका इफेक्ट पड़ा राजस्थान की राजनीति में। पंचायती राज राजस्थान से सबसे पहले प्रस्तुत हुआ, या राजस्थान में कोई घटनाक्रम हुए, मान लीजिए कहीं गोलीकांड हो गया था, या कहीं कोई जो है सामाजिक प्रथा का पालन किया गया था, तो उनकी वजहों से भी राजनीति जो है वो यहाँ प्रभावित होती देखी गई। फिर भारत के विधि आयोग के 255वें प्रतिवेदन में चुनाव सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिशें, ये देखिए 2015 में सिफारिश आई थी, 2016 में पेपर हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनवरी 2024 से और मई 2025 तक का करंट तो याद करना पड़ेगा आपको पॉलिटी आईआर का, क्योंकि 2015 में सिफारिश आई थी, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे ये सिफारिशें पड़ी हुई हैं। मैंने कुछ सिफारिशें निकाली हैं आपको बताने के लिए। देखिए, ये सिफारिशें इलेक्शन जो फंडिंग है उसकी व्यवस्था, राजनीतिक दलों का विनियमन, आंतरिक पार्टी लोकतंत्र, भारत में दल बदल विरोधी कानून। जैसे विधि आयोग ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची में उपयुक्त संशोधन किया जाए, जिससे प्रभाव यह होगा कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय लेने की शक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी जाए। अभी अध्यक्ष या सभापति को है, जो कि चुनाव आयोग की सलाह पर कार्य करेंगे। इससे अध्यक्ष के कार्यालय की अखंडता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो महत्वपूर्ण सुझाव था। इसको आप दल बदल वाले प्रावधान में अगर क्वेश्चन आ जाए, वहां भी इस सिफारिश को यूज दे सकते हैं। एक आपसे और आग्रह करूंगा कि मेरे साथ क्लासेस में आप ये भी सीख पाएंगे कि कोई एक आंसर अगर हमने कहीं तैयार किया, उसका किस और जगह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एक जो, जैसे मैंने कहा, ये यहां भी आया, इसको दल बदल कानून की समीक्षा या भारतीय संविधान के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में परिवर्तन आप सोचते हैं, तो वहां पर भी इसको आप संदर्भित कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट का पार्ट है जो कि भारत के विधि आयोग के 255वां प्रतिवेदन, तो अपने आप में ऑथेंटिक दस्तावेज हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय को मजबूत बनाना, पेड न्यूज और राजनीति विज्ञापन, ये इस प्रकार से, जैसे अनिवार्य मतदान लागू करने की अनुशंसा नहीं की गई। अब जैसे इस बार वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण है पेपर के लिहाज से, उसका अच्छा सा आंसर हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, एक पेज के हिसाब से उसका 100 वर्ड के हिसाब से अच्छा सा आंसर तैयार कर लेंगे, आ जाता तो बहुत बढ़िया बात है ना। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा। ठीक है साहब, और ठीक है, ये फिर पब्लिक एड वाला पार्ट है। पब्लिक एड हम जब बाद में देखेंगे। पब्लिक एड में देखिए पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन है, बंदी प्रतिष्ठित प्रलेख है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये पब्लिक एड का क्वेश्चन है, सामान्य के प्रशासन, ठीक है, राजनीति प्रशासन द्विभाजन पब्लिक एड का क्वेश्चन है, प्राधिकार शक्ति के मध्य अंतर पब्लिक एड का क्वेश्चन है, राज्य सचिवालय प्रशासन का क्वेश्चन है, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं और पब्लिक एड में भी पढ़ते हैं। ठीक है, 9 लोक प्रशासन की आधारभूत विशेषताएं, 4 विशेषताएं पब्लिक एड का क्वेश्चन है, राज्यपाल की स्वयं शक्तियां पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो खैर इस पे हम आने वाले दिनों में चर्चा कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं अभी लगभग 36 मिनट में, आधे घंटे में हमने एक पेपर का सॉल्यूशन किया। उससे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हमें ध्यान जा पाया है कि किन किन एरिया से कैसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तैयारी कीजिए शानदार तरीके से, मैंने जो भी बातें की उन सब बातों को ध्यान रखिए, और कल मैं मिलता हूं 2018 का पेपर सॉल्यूशन लेकर। बिल्कुल कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। जिन विद्यार्थियों का किसी कारणवश प्रीलिम्स नहीं हो पाया, निराश होने की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहिए। आगामी एग्जाम है, इस वर्ष वैसे बहुत एग्जाम है, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, आने वाली हैं, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो ये देखते रहिए कि कहां वैकेंसीज आ रही है, किस प्रकार की आ रही है वैकेंसीज, पढ़िए और बिल्कुल क्रिएटिव बने रहिए, रचनात्मक बनिए, और बिल्कुल अनावश्यक बातों को सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सोच के अनावश्यक बातों को हम कर भी क्या सकते हैं ना। तो हमारा काम जो दिया गया है ना, हमें असाइन हुआ है जो काम, वो कीजिए। आप केवल पढ़ाई कीजिए, ठीक है, पढ़ाई कीजिए, जो आपको कार्य सौंपा गया है, और अपने जो दायित्व हैं जो आपको दिए गए हैं, पारिवारिक सामाजिक दायित्व जो है, उनका जितना यथासंभव आप निर्वहन कर सकते हैं उनका निर्वहन कीजिए। बाकी अपने पढ़ाई कीजिए, नौकरी प्राप्ति की तैयारी कीजिए, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आप सभी से कल 2018 का पेपर सॉल्यूशन के साथ। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।